फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी मैथ की, साइंस की और इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस अच्छे से चल रही है, लेकिन कई सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर आपका साइंस का मुझे सिर्फ एक ही वीडियो मिला है, आपका मैथ का मुझे एक ही वीडियो मिला है, या फिर एक ही वीडियो में मुझे आपका अब तक मिल पाया है। तो शायद उन्हें यूट्यूब का इतना नॉलेज ना हो, तो फिर मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा, जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल को खोलते हो, YouTube चैनल को खोलते ही आप सबसे पहले देखिए हमारे होम पेज पे पहुंचते हो। होम पेज पर पहुंच जाने के बाद आप सीधा उसके ऊपर देखते हो, होम के बाद एक ऑप्शन आता है वीडियोस, वीडियोस के बाद एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप देखना जवाहर नवोदय विद्यालय की 6th की एंड 9th की दो ऐसी प्लेलिस्ट बनी है जिनके अंदर आपके मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका है कोर्स, उसकी सारी वीडियोस है। और जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी की एक और प्लेलिस्ट है, मैथ की एक और प्लेलिस्ट है, साइंस की एक और प्लेलिस्ट है। इस प्रकार से आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनके अंदर आपके सारे वीडियोज है। आपको अपना फॉर्म किस किस प्रकार अप्लाई करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, एडमिट कार्ड कैसे लेना है, सारी की सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाती है। उसी के साथ साथ जब आप उससे थोड़ा सा और आगे जाते हो तो आपको मिलता है कम्युनिटी टैब। उस कम्युनिटी टैब में आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जो भी है वो सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाती है। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी जो भी वीडियोज है उन वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि देखिए वीडियोज को जब आप लाइक करते हो तो उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं और बच्चों को शायद अच्छा भी लग रहा है। अगर आप वीडियोज को लाइक ही ना करो तो हम सोचते हैं कि चलो हमारा वीडियो में इतनी जान नहीं है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक, और जो सूचना थी वो मैंने आपको दे दी है। अब चलिए हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, मैथमेटिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल एंड सर्किल्स, चतुर्भुज और वृत्त। इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल एंड सर्किल्स। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आपको एक सूचना मैं यहां से दे देना चाहता हूं कि इस साल तो हमारी जो जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग थी वो हमने शायद 25 अक्टूबर के बाद स्टार्ट की थी, 20 से 25 अक्टूबर के बाद। अब जो है आपका इस साल का तो कोर्स इसलिए हम बहुत फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि 2 फरवरी को आपका एग्जाम है और 6 वालों का एग्जाम 6 अप्रैल को है। तो इस साल तो हम जैसे तैसे आपका कोर्स पूरा करें, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जयपुर का नाम सुना होगा आपने, राजस्थान में जयपुर, वहां पर हम हमारी ऑफलाइन कोचिंग विद हॉस्टल खोल रहे हैं। यानी कि आपको वहां पर हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी, जहां पर आपको हॉस्टल के साथ साथ वहां पर आपको खाना, रहना, पीना, नहाना सब कुछ आपका वहां पर होगा। जिस प्रकार से आप अपने घर पर रहते हो उसी प्रकार से सुविधा आपको वहां पर दी जाएगी, कम से कम फीस पर। यानी कि जो फीस अन्य हॉस्टल द्वारा ली जाती है उससे कई गुना कम हमारे यहाँ पर फीस होगी। साथ ही साथ हम नेक्स्ट ईयर से अप्रैल से ये सारी चीजें शुरू कर सकते हैं, शायद जहां तक हम सोच रहे हैं। और अप्रैल से ही आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग, साथ ही साथ जो बच्चे 6th से लेकर 12th तक पढ़ते हैं उनके लिए भी जो कोचिंग होती है, यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, जितने भी आपके कोर्स हैं उनकी सबकी कोचिंग क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव शुरू होगी। इस चीज के बारे में आपको सूचना देता हूं, इसलिए आप ये सारी जानकारी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक आदि से सभी को सेंड कीजिए। साथ ही साथ इन सब की कोचिंग के साथ साथ जो कंपटीशन की कोचिंग होती है, यानी कि पटवारी की भर्ती, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो भी है, इन सब की कोचिंग क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। ओके, तो इस साल तो क्या है कि हमने जो भी शुरुआत की थी ये हमने अक्टूबर से की थी, फिर भी हमारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का कि उन्होंने हमें 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वहां पर यहाँ पर हमारे YouTube चैनल पर हो चुके हैं। तो हम इसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना साथ दिया हमारा और हमारे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास किया।
ओके, तो अब चलिए हम बात कर देते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल जिसे हिंदी में कहा जाता है चतुर्भुज। चतुर्भुज। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसी आकृति, सच अ डायग्राम विच हैव 4 साइड्स। कितनी साइड्स होनी चाहिए? 4 साइड्स। जिसके पास 4 साइड है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब बच्चे पूछते हैं सर जिसके पास 5 साइड हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पेंटागन। क्या कहा जाता है? पेंटागन। ओके, इसी प्रकार से जिसके पास 6 साइड्स होती है उसे कहा जाता है हेक्सागन। क्या कहा जाता है? हेक्सागन। जिसके पास 7 साइड होती है उसे क्या कहा जाता है? हेप्टागन। क्या कहा जाता है? हेप्टागन। जिसके पास 8 साइड होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑक्टागन। जिसके पास 9 साइड होती है उसे क्या कहा जाता है? नोनागन। इस प्रकार से आपके ये बढ़ते जाते हैं। लास्ट में आपको बता देता हूं, जिसके पास 10 साइड्स होती है उसे कहा जाता है डेकागन। तो इस प्रकार से ये होता है मोनो, बायो, ट्रायो, क्वाड्रिलेटरल, फिर इस प्रकार से ये बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम यहां पर हमसे बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसे कहा जाता है चतुर्भुज। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के हो सकते हैं आप खुद जानते हो। ऐसी कई सारी आकृतियां हैं, ऐसे कई सारे डायग्राम्स या फिगर्स हैं जिनके 4 साइड्स हैं, विच हैव 4 साइड्स। फर्स्ट हम बात कर देते हैं, उन्हीं में हम पहले बात कर देते हैं। देखिए, एक तो होता है रफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? रफ क्वाड्रिलेटरल। वो क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, कोई भी जो एंगल होता है वो इक्वल नहीं होता है, उसे कहा जाता है रफ क्वाड्रिलेटरल। मेरे हिसाब से उसे मैं सिंपल भाषा में कहता हूं रफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसे सिंपल भाषा में रफ कहा जाएगा। यानी कि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब मान लीजिए ऐसा, इसकी ना तो ये साइड इक्वल है, ना ये इक्वल है, ना ये इक्वल है, और ना ही ये साइड इक्वल है। कोई भी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। ना तो ये वाला कोण इसके इक्वल है, ना ये वाला कोण किसी के इक्वल है, क्योंकि कोई भी कोण किसी भी कोण के इक्वल नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाएगा रफ क्वाड्रिलेटरल। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात कर देते हैं, रफ क्वाड्रिलेटरल को छोड़कर हम सबसे पहली जो बात कर देते हैं वो हम बात कर देते हैं पैरेललोग्राम। किसके बारे में बात कर देते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। जो पैरेललोग्राम होता है उसे हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, पैरेललोग्राम के बारे में मैं शायद आपको पहले बता नहीं चुका हूं, मैं 6th वाले बच्चों को इसके बारे में समझा चुका हूं। तो देखिए, समांतर, इस शब्द को अगर हम तोड़ते हैं, अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी इंप्रूव्ड है तो आप इस शब्द को अगर तोड़ते हो तो क्या होता है? समान प्लस अंतर। क्या होता है? समान प्लस अंतर होता है समांतर। तो समान का मतलब होता है इक्वल, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस। अब देखिए, इक्वल डिफरेंस, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। अब इस समांतर का मतलब हो गया इक्वल डिफरेंस। मतलब कि पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। इसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। अब समान अंतर यहां पर क्या हो गया कि भाई इस, यानी कि अगर मैं इसका नाम ए बी सी डी दे दूं तो ए बी, यानी कि अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी और बी सी में जो डिफरेंस है वो का वो डिफरेंस
इस AD और DC में है, AD और DC में है। मतलब अगर मैं AB में से BC को माइनस कर दूं तो वो का वो आएगा किसमें, जब मैं DC में से AD को माइनस कर दूं, यानी इस लेंथ में से इसको माइनस कर दो या इस लेंथ में से इसको माइनस कर दो, आंसर वो का वो आएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज में हमेशा, यानी कि पैरेललोग्राम में हमेशा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए इसका ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑपोजिट एंगल होते हैं, तो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो एक चीज के बारे में ध्यान रखना, ऑपोजिट साइड्स जो होती है, यानी कि AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, यानी कि विपरीत भुजाएं हमेशा एक समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। इसी प्रकार से विपरीत कोण जो होते हैं वो भी समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। अब इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पैरेललोग्राम के बाद पैरेललोग्राम के बाद एक बात आती है, जो कि बात आती है आपके रोम्बस की। अब देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस को कहा जाता है हिंदी में समचतुर्भुज। क्या कहा जाता है? समचतुर्भुज। अब देखिए समचतुर्भुज, सम का मतलब सारी की सारी समान हो, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि रोम्बस की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये चीज आप नोट डाउन कर दीजिएगा कि इन ए रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि रोम्बस कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक रोम्बस हो गया। इसमें क्या होता है कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, यानी कि मान लीजिए मैं इसका नाम ABCD दे दूं तो इसकी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड इज इक्वल टू AD, यानी कि सारी साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम जो था उसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूं शायद, उसमें एक चीज होती है, जो भी मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया, इस प्रकार से जो होता है इसकी जो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। किसी भी पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर या रेक्टेंगल या कोई भी ऐसी आकृति में एक डायगोनल होता है। इसमें दो होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमेशा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कुल कितने डायगोनल होते हैं? डायगोनल हमेशा दो होते हैं, जिसे विकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकर्ण। तो कुल कितने होते हैं? दो। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण के कभी इक्वल नहीं होता। हाँ, पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम की जगह अगर वो रेक्टेंगल है तो वो इक्वल हो सकते हैं। पैरेललोग्राम खुद एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। पैरेललोग्राम खुद एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो की वो कंडीशन यहां पर भी अप्लाई हो रही है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसीलिए पैरेललोग्राम में की अगर हम बात करें तो अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री है तो ही उनका D1 D2 के इक्वल होगा, नहीं तो उनका D1 कभी D2 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि डायगोनल 1 कभी भी डायगोनल 2 के इक्वल नहीं होगा। इसी प्रकार से जो ये रोम्बस होता है, इस रोम्बस में भी एक होता है डायगोनल 1, दूसरा होता है डायगोनल 2। तो रोम्बस में भी आप ध्यान रखना कि जो डायगोनल 1 होता है
वो कभी भी डायगोनल 2 के बराबर नहीं होता। अगर इसके सारे एंगल जो कोण बनते हैं वो अगर 90 के हो, अगर सारे कोण अगर 90 के हो तो ही ये जो है D1 D2 के इक्वल होगा। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। एक इसमें एक और कंडीशन अप्लाई होती है कि इसमें जो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्या बात होती है कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो रोम्बस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई इसके जो भी ऑपोजिट जो एंगल बनते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इसके सारे एंगल 90 के हो तो इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी की ही एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है, वो ये कहती है कि अगर इसके सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है तो इनके दोनों जो डायगोनल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये चीज आप नोट डाउन कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम्बस के बारे में। हमने बात कर ली, हमने पैरेललोग्राम के बारे में बात कर ली। रोम्बस और पैरेललोग्राम के बाद हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो देखिए रेक्टेंगल खुद एक क्या है, तीसरी हम बात कर देते हैं रेक्टेंगल के बारे में, जिससे हिंदी में आयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयत। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि भाई रेक्टेंगल की ऑल साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या कहती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए कई बच्चे कहते हैं कि सर हैंडराइटिंग अच्छी लिखो। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा करना है, हैंडराइटिंग भी अच्छी लिखनी है, तो ये सारी चीजें हो नहीं पाएगी, फिर भी चलो कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि किसी भी आयत में विपरीत भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। इसी प्रकार से रेक्टेंगल में जो होता है उसकी ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जितने भी उसके एंगल होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कितने होते हैं, 4 एंगल बनते हैं। तो रेक्टेंगल में चारों के चारों जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तीसरा क्या कहता है कि भाई उसके जो भी डायगोनल होते हैं, डायगोनल कितने होते हैं, 2। बोथ यानी दोनों, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि जो D1 होता है वो D2 के बराबर होता है। अब देखिए रेक्टेंगल दिखता कैसे है, इस प्रकार से दिखता है रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री विद डायगोनल्स आर इक्वल। इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि जैसे कि ये रेक्टेंगल ABCD है, तो इस ABCD में ये साइड यानी कि साइड जो AB है वो हमेशा DC के बराबर होगी और जो साइड AD है वो हमेशा BC के बराबर होगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर होगा और जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर होगा और ये D के बराबर होगा। कुल मिलाकर सारे के सारे एंगल 90 के बराबर होंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं डायगोनल जो है उसमें जो AC है वो हमेशा BD के बराबर होगा। ये AC हमेशा BD के बराबर होगा। तो ये सारी विशेषताएं होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है एक रेक्टेंगल की, जो सारी की सारी आप नोट डाउन कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। चौथी हम बात कर देते हैं स्क्वायर के बारे में। इसके कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे। स्क्वायर को कहा जाता है हिंदी में वर्ग।
अब देखिए स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले हम स्क्वायर का डायग्राम बना देते हैं कि भाई स्क्वायर दिखता कैसा है। स्क्वायर इस प्रकार से दिखता है, मान लीजिए ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो एक स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें हमेशा इक्वल होती है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी ए डी, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी हमेशा बी सी और ये सारी की सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल विद all angles are equal as all are 90 डिग्री, यानी कि सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, साथ ही साथ सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए भी 90 का होगा, एंगल डी भी 90 का होगा, एंगल बी भी 90 का होगा और एंगल सी भी 90 का होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। साथ ही साथ एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि जो दो विकर्ण बनते हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। याद रखना, रेक्टेंगल के जैसे के जैसे स्क्वायर में भी ये जो बोथ डायगोनल्स होते हैं ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, ये भी हमेशा इक्वल होते हैं। इसकी एक चौथी प्रॉपर्टी और बनती है, सॉरी ये तो चार प्रॉपर्टी तो हो गई ना, नहीं तीन प्रॉपर्टी होगी, चौथी प्रॉपर्टी एक और बनती है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो जहां पर इनके बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल एट इंटरसेक्टिंग ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्टिंग ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जहां पर इनके दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर हमेशा चार कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, चार, 4 एंगल्स, और वो चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। ये चीज भी आप याद रखना कि ये एंगल भी 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। तो इस चीज के बारे में भी आप ध्यान रखना। स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी भी होती है, वो क्या कहती है कि वे सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कहती है कि उसकी जितनी भी साइडें होती है, कुल 4 साइडें होती है, चारों के चारों इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि भाई उसके जितने भी एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं, चारों के चारों एंगल इक्वल होते हैं और वो भी सारे के सारे 90 के होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके दो डायगोनल होते हैं और दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि उसके दोनों डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर हमेशा 4 एंगल बनते हैं और वो चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार से ये थी प्रॉपर्टी स्क्वायर की। अब स्क्वायर के बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर की, जिसे हिंदी में कहा जाता है समलंब। 5वां नंबर जिसे कहा जाता है ट्रेपेजियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में बच्चों को शायद कम जानकारी होती है, तो ये आप जानकारी पूरी यहां से ले लेना, जिसे हिंदी में कहा जाता है समलंब। समलंब। अब देखिए यहां पर दिया है समलंब। अगर हिंदी आपकी थोड़ी सी अच्छी है तो सम का मतलब होता है समान, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये आप जानते हो, या फिर लंब का मतलब होता है हाइट, आप कह सकते हो हाइट, जो उसकी ऊंचाई होती है। तो आप यहां पर देख सकते हो सम यानी सम्मान, लंब यानी ऊंचाई, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई दोनों साइड से इक्वल हो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से दिखता है। ट्रेपेजियम
इस प्रकार से भी दिख सकता है। ट्रेपेजियम इस प्रकार से ना देखकर इस प्रकार से भी दिख सकता है। कहने का मतलब यही है कि या तो एक साइड से जो एंगल होगा वो 90 का होगा, या फिर दोनों साइड जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब मैंने आपको बताया था जो कोण 90 डिग्री से कम हो। चलिए, तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई अगर ट्रेपेजियम इस प्रकार का दिखता है तो इसमें समलंब वाली बात कहां पर आई। तो देखिए, इसमें यहां पर जो हाइट है, ये हाइट यहां पर भी इक्वल होगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो साइड्स होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल होगी। अब देखिए, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई मान लीजिए ये ट्रेपेजियम है ABCD, इसमें जो ये AB है ये हमेशा इस CD के पैरेलल होगा। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी टू साइड्स आर, यानी कि कम से कम दो साइड जो होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। पैरेलल होने का मतलब समांतर होगी, पैरेलल होगी। अब देखिए, ये AB जो है ये CD के हमेशा पैरेलल है यहां पर। इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण ये जो आकृति बनती है इसे कहा जाता है ट्रेपेजियम या फिर समलंब। इसका आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हाफ बी इंटू एच वाला इसमें फॉर्मूला यूज होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है। इसमें इसमें फॉर्मूला यूज होता है हाफ एच इंटू ए प्लस बी, वो वाला फॉर्मूला इसमें यूज होता है। कैसे यूज होता है सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर देखिए, इसको ट्रेपेजियम कहा जाता है, जिसे समलंब हिंदी में कहते हैं। दोनों इसमें कम से कम दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होगी। या तो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होगी, या ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होगी। यहां पर हम देख सकते हैं ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। यहां पर भी ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि भाई यहां पर ये कोण 90 का बन रहा है या फिर ये एक्यूट कोण है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ेगा कि दोनों ऊपर से और नीचे से जो, या ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं, दोनों में से कोई भी दो साइडें एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि समलंब होनी चाहिए। चलिए, छठे नंबर की हम बात कर लेते हैं। ट्रेपेजियम के बाद हमारे पास बात आती है 6 नंबर की, जिसे कहा जाता है काइट। काइट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? पतंग कहते हैं। ठीक है, अब एक आकृति बनती है, एक डायग्राम बनता है जो पतंग के आकार का होता है, जिसे काइट कहा जाता है। अब काइट कैसा होता है आप खुद जानते हो, पतंग की आकृति कैसी होती है। तो पतंग में जो होता है, यानी कि इस काइट में जो होता है, जो एडजेसेंट साइड्स होती है, एडजेसेंट, आपने नाम सुना होगा एडजेसेंट साइड्स, यानी कि एक साइड ये हो गई तो इसकी जो, अगर इस साइड की अगर हम एडजेसेंट साइड की बात करें तो या तो ये होगी और या ये होगी। तो इसकी अगर एडजेसेंट साइड की बात करें, ये और ये इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड्स यहां पर इक्वल नहीं है, लेकिन जो एडजेसेंट साइड है, यानी कि इसके जस्ट पास वाली, तो ये और ये इक्वल हो गई, तो इसके पास वाली ये दोनों इक्वल हो गई। तो एक काइट में हमेशा एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। अब आपके जो नेक्स्ट आता है, चलो आपका यहां पर जो है क्वाड्रिलेटरल के जितने शेप बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब सबसे पहले, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल वाले कॉन्सेप्ट को पूरा करने से पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के खुद के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। भाई क्वाड्रिलेटरल खुद क्या है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो काइट हो, कोई भी हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए कोई ऐसा रफ क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लीजिए एक रफ क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आप हमेशा ध्यान रखना, एक रफ क्वाड्रिलेटरल की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल
कैसा भी बना लो, आप अपने हाथ से बना लो, जिसके 4 साइड्स होती है, उनके जितने 4 जो कोण बनते हैं, जो एंगल बनते हैं 4, वो हमेशा कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 360 डिग्री के बनते हैं। ये चीज आप याद कर लो कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल के जितने एंगल बनते हैं वो सारे के सारे मिलाकर उनका सम जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 120 डिग्री का है, दूसरा एंगल 60 डिग्री का है, तीसरा एंगल 45 डिग्री का है, तो बताइए कि चौथा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे यही कर देना है कि भाई तीनों एंगल को जोड़कर उसको 360 में से माइनस कर देना, तो हमारे पास चौथा एंगल मिल जाएगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है जो शायद मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने लास्ट में इसलिए बताई क्योंकि आपको सबसे पहले उनके शेप के बारे में मैंने आपको बताया। कोई भी शेप हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे कोई भी हो, जैसे कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में आप जानते हो कि उसमें सारे एंगल 90 के होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने एंगल है? 4 एंगल। 4 एंगल को यहां से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 360 डिग्री। तो हमेशा आप याद रखना किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और चारों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा हमेशा 360 डिग्री का होता है। चलिए अब आप कहो तो कुछ क्वेश्चंस इसके ले लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ले लेने के बाद हम बात करेंगे सर्किल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सर्किल के बारे में। और फिर आपका ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर जो है ये यहां पर पूरा हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है। देखिए, ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। देखिए, इसने कहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर उसमें एक एंगल A 70 डिग्री का है तो उसके पीछे बचे हुए 3 एंगल कौन कौन से होंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक पैरेललोग्राम जो होता है, एक समांतर चतुर्भुज जो होता है, उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है ABCD। इसमें इसने कहा है कि एंगल A 70 डिग्री का है, तो आप खुद जानते हो कि जो एंगल C होगा वो भी 70 का होगा। हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था? ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से मैंने क्वाड्रिलेटरल की एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई जितने एंगल होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, वो सब मिलाकर 360 डिग्री होते हैं। अब हमारे पास एंगल A और एंगल C मिला हुआ है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 140 डिग्री प्लस एंगल प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। अब हम यहां पर क्या करते हैं? देखिए, एंगल B और एंगल D भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई एंगल B और D को हम एक साथ लिख सकते हैं 2B। या तो आप 2B लिख दो या लिख दो आप 2D, कुछ भी लिख दो, वो की वो बात होगी। आगे हमने 360 डिग्री लिख दिया। अब यहां से हम इस 140 को उस साइड लेके जाते हैं। उस साइड जब हम इसको लेकर जाते हैं तो आप देख सकते हो उस साइड लेकर जाने के बाद हमारे पास क्या आता है कि भाई 2B इज इक्वल टू 360 माइनस 140। 2B इज इक्वल टू क्या आ गया? 360 में से 140 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 220 आ गया। अब एंगल B की हमें चाहिए जरूरत, तो इस 2 को इसके नीचे लेके जाते हैं, तो 2 नीचे गया तो कितना आ गया? 110 डिग्री। यानी कि ये जो एक एंगल है वो होगा 110 डिग्री। तो ये 110 और ये भी 110 डिग्री होगा। तो कुल मिलाकर उसने पूछा है कि हमारे जो पीछे के जो एंगल बचते हैं वो कितने के होंगे? तो हमारे पास जो हमारा आंसर होता है वो होता है 110, 70 और 110, यानी 110, 70, 110। इस प्रकार से हमारे पीछे के तीनों एंगल होते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं आपके लिए।
तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, रोम्बस। इन रोम्बस BEAM एंगल AME एंड एंगल AEMR। देखिए ये एक आकृति हमारे सामने दी हुई है। इस आकृति में हमें पूछा गया है कि भाई दो रोम्बस हमारे पास दी हुई है, यानी कि यहां पर एक रोम्बस है हमारे पास। रोम्बस का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज या रोम्बस का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो जैसे कि देखिए यहां पर इसने एक रोम्बस दिया है हमारे को कि भाई एक इस प्रकार का रोम्बस है, जो कि ABEM के नाम से दिया हुआ है। ABEM के नाम से दिया हुआ है। अब इसमें इसने क्या किया है कि यहां पर इसने O लिया है और ये जो एंगल है इसको इसने बताया है 70 डिग्री। क्या बताया है? 70 डिग्री। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें जो एंगल AME एंड एंगल AME, यानी एक तो हमें ये एंगल पूछ रहा है ये वाला, और एक ही हमसे पूछ रहा है एंगल AEM, एंगल AEM, ये वाला एंगल। ये दो एंगल वो हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो एक रोम्बस होता है, जो एक रोम्बस होता है वो भले एक रोम्बस हो या एक क्वाड्रिलेटरल हो, सभी में जो उसके चार जो होते हैं एंगल, वो उन एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब इसमें यहां पर इसने क्या दिया है कि भाई जो एंगल यहां पर ये दिया हुआ है इसने 70 का दिया हुआ है। ओके, तो अब आप एक चीज जानते हो कि भाई एक रोम्बस जो होता है उसके जो डायगोनल उसको जहां पर काटते हैं, एक रोम्बस की मैंने आपको एक अभी पहले प्रॉपर्टी बताई थी, उस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, सॉरी मैंने आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताई थी, रोम्बस की प्रॉपर्टी शायद मैं आपको बताना भूल गया। रोम्बस की भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के दोनों डायगोनल जहां पर काटते हैं, दोनों जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर चार एंगल बनते हैं और वो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि जो प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है वो प्रॉपर्टी रोम्बस की होती है, लेकिन सिर्फ चेंज ये होता है कि रोम्बस में सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो अब ये क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। तो इसमें क्या होता है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पर देखिए ये एंगल 90 का है, ये एंगल 70 का है। तो आपको जब मैंने ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था कि मैंने बताया था द सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इज 180। यानी कि अगर हम किसी ट्रायंगल के सारे एंगल को जोड़ दें तो हमेशा 180 आएगा। तो इसी प्रकार से ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का पूरा कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल M, यानी कि एंगल A, एंगल O और एंगल M कुल मिलाकर कितना होगा? 180। एंगल A हमारे पास दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल O हमारे पास दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस एंगल M हमसे पूछा गया है कुल मिलाकर 180 डिग्री। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 160। 180 में से जब हम 160 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 20 डिग्री। तो एंगल M जो होगा वो 20 डिग्री का होगा। ये हो गया 20 डिग्री। ओके, इसी प्रकार से जब आप यहां पर भी आप देख सकते हो क्या होता है कि ये जो एंगल है ये कितना है? 90 का है यहां पर। अब अगर ये एंगल 90 का है तो ये एंगल कितना है? 70 का। ये अगर 70 है दोनों को जोड़ के यहां पर भी 20 डिग्री का ही आएगा। तो कुल मिलाकर हमारे जो दो एंगल होते हैं वो दोनों एंगल 20 डिग्री के होते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो रोम्बस होता है, जैसे कि इस प्रकार का ये एक रोम्बस बन रहा है,
चलिए एक दो प्रॉपर्टी आपको और बता देते हैं, वैसे आपकी बुक में है ही नहीं वो चीजें, फिर भी बताता हूं। एक ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता जो स्क्वायर और रोम्बस दोनों में होती है, जो स्क्वायर और रोम्बस दोनों में होती है। देखिए सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस में भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। यही तो होता है रोम्बस में। अब देखिए रोम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं, स्क्वायर और रोम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं, यानी कि ये तो स्क्वायर के हो गए और ये हो गए रोम्बस के। अब ध्यान रखना, स्क्वायर और रोम्बस के दोनों जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल, वो हमेशा डायगोनल्स डिवाइड एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, या फिर ये जो डायगोनल होते हैं वे इस एंगल और इस एंगल के लिए बाइसेक्टर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर वाला मैंने आपको बताया था कि भाई बाइसेक्टर वो होता है, वो लाइन होती है जो किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांटे। तो ये देखिए इसका ये वाला D1 जो है, ये D1 इस एंगल को और इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार से ये इस एंगल और इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार से रोम्बस में होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है तो फिर देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट इन O if एंगल BOC इज इक्वल टू 68 डिग्री, फाइंड द एंगल ODA। अब देखिए हमारे पास एक इस प्रकार से रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। ABCD इस प्रकार से रेक्टेंगल दिया हुआ है। इस पॉइंट को उन्होंने A माना और ये एंगल 68 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए चाहे कोई रेक्टेंगल हो, चाहे कोई स्क्वायर हो, चाहे कोई पैरेललोग्राम हो, या चाहे कोई रोम्बस हो, सभी में एक प्रॉपर्टी लागू होती है। वो क्या होती है कि उनके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, वो जब एक दूसरे को काटते हैं तो उनके हमेशा ऑपोजिट एंगल इक्वल होते ही होते हैं। यानी कि ये और ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। दूसरी चीज, जहां पर वो दोनों डायगोनल काटते हैं तो वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, D1 इज इक्वल टू D2 होता है। इसीलिए जब वो एक दूसरे को काटेंगे तो आप खुद जानते हो कि ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये और ये इक्वल है मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगी, ये आप जानते हो। क्यों? क्योंकि D1 इज इक्वल टू D2। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया D1/2 और ये भी हो गया D1/2, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटता है। इसी प्रकार से ये भी हो गया D2/2 और ये भी हो गया D2/2। अब हम खुद जानते हैं कि D1 D2 के बराबर है। इसी प्रकार D1/2 इज इक्वल टू D2/2। इसीलिए ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगी। ओके,
तो इस प्रकार से ये एंगल 68 है तो ये एंगल भी 68 होगा। ओके, अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं ट्रायंगल AOD के बारे में। AOD, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर विपरीत कोण अगर बराबर होते हैं तो विपरीत भुजाएं भी बराबर होगी, विपरीत भुजाएं अगर बराबर हैं तो विपरीत कोण भी बराबर होंगे। अब देखिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OAD। अब इस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी कहती है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल O, ये वाला एंगल यानी कि ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री के होंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 68 डिग्री दिया हुआ है। एंगल O हमें ऑलरेडी 68 डिग्री दिया हुआ है। एंगल A और D दोनों इक्वल है, इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं 2 टाइम एंगल A या फिर 2 टाइम एंगल D। अब ये 68 डिग्री इसमें से माइनस कर दो तो क्या आ गया? 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 68 डिग्री। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि भाई एंगल A इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू इसी प्रकार से हम यहां पर लिख सकते हैं 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 68 डिग्री। इसी प्रकार से 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू हम यहां पर इसको कट कर यानी कि माइनस करके लिख सकते हैं 112 डिग्री। एंगल A की वैल्यू हमें चाहिए तो 112 डिग्री बाई 2 यानी कि कुल मिलाकर 56 डिग्री आता है एंगल A। और हम जानते हैं एंगल A और एंगल D दोनों बराबर है, कुल मिलाकर 56 डिग्री हमारा आंसर हो जाता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको अभी तक समझ में नहीं आई हुई है तो फिर से मैं आपको समझाता हूं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जहां पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, विकर्ण का मतलब डायगोनल, जहां पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं यानी कि डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 जब एक दूसरे को काटते हैं तो दोनों बराबर भागों में काटते हैं, बराबर भागों में काटते हैं। लेकिन यहां पर हम जानते हैं कि डायगोनल 1 हमेशा डायगोनल 2 के बराबर होता है, यानी कि अगर D ने अपने आप D1 ने अगर अपने आप को 2 बराबर भागों में काटा तो क्या होगा? D1/2 और D2 ने भी अपने आप को 2 बराबर भागों में काटा, इसका मतलब D1/2 एंड D2/2 दोनों इक्वल हो गए। ओके, तो ये था एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्किल्स के बारे में, जिसे वृत्त कहा जाता है। उस वृत्त के बारे में बात करेंगे और 1-2 क्वेश्चंस भी इसके आपके क्वाड्रिलेटरल के हैं वो भी हम लेंगे। तो ठीक है, अगर आज मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। ऑलराउंडर BSS टीम की ओर से मैं BS सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।